This is another lecture of GOC second. The lecture number you put it according to yourself. So in this lecture we will complete free radical addition reaction FRAR. देखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हम एल्कीन पे भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा पार्ट FRAR का हम एल्काइन पे भी पढ़ेंगे। मेन जो हमारा फोकस होगा वो होगा एल्कीन पे, ठीक है। तो जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है किसी भी रिएक्शन में तो उसमें 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज चेन इनिशिएशन, जो सेकेंड स्टेप है दैट इज चेन प्रोपगेशन और जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज चेन टर्मिनेशन। तो कोई भी रिएक्शन अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो उसमें ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो हम भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम भी ये 3 स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं चेन इनिशिएशन रिएक्शन। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट चेन इनिशिएशन रिएक्शन। तो ध्यान से सुनिए, चेन इनिशिएशन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, परऑक्साइड। दिस इज परऑक्साइड, ठीक है। अब परऑक्साइड में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो जब हम इसको हीट करते हैं परऑक्साइड को तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फ्री रेडिकल देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब फ्री रेडिकल, ये जो आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल क्या करता है, HBr पे अटैक करता है और HBr में जो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको होमोलिटिकली इसको क्लीवेज कर देता है। तो यहाँ से देखिए RO फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये RO रेडिकल जो है या तो ROH बना सकता है क्योंकि यहाँ से बनेगा H रेडिकल और Br रेडिकल, तो ये ROH बना सकता है, ये ROBr बना सकता है। अब ध्यान से सुनिए, जब ROBr बनेगा तो यहाँ ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और Br का 4p ऑर्बिटल ओवरलैप करके ROBr बॉन्ड बनाएगा और साथ में H रेडिकल बनेगा। एक तो ROH बन सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये बॉन्ड बनाएगा और साथ में Br रेडिकल बनेगा। तो अब आप देखिए जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है वो इस कंडीशन में बन रहा है, यानी कि ये RO रेडिकल HBr के साथ ROH बनाना प्रीफर करेगा और Br रेडिकल बनेगा। तो ये रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए ये रिएक्शन बेसिकली स्टेबल नहीं है। तो अब आप देखिए चेन इनिशिएशन रिएक्शन में आपने Br रेडिकल बना लिया, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप HBr, आपको पता है HFHCl HBr HI में ये जो रिएक्शन है यहाँ HBr के जगह अगर आप HF और HCl लेते हैं तो चेन इनिशिएशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता है और HF और HCl जो है वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि HF और HCl का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाएगा। इसीलिए चेन इनिशिएशन रिएक्शन में HF और HCl पहले बाहर हो गया। तो यहाँ पे चेन इनिशिएशन रिएक्शन में HBr और HI में HI ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि HI बहुत आसानी से टूट जाएगा H रेडिकल और I रेडिकल में। इतना समझ में आया? तो ये था चेन इनिशिएशन रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं चेन प्रोपगेशन रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिए, चेन इनिशिएशन रिएक्शन में हमने Br रेडिकल बना लिया था। कैसे बना था ये आपको पता है। अब क्या करेगा ये Br रेडिकल, क्या करेगा, जो हमारा रीएजेंट है एल्कीन
उसके ऊपर आएगा Br रेडिकल। तो जब भी रेडिकल आता है तो ये जो पाई बॉन्ड है ये होमोलिटिकली टूटेगा और एक तो यहाँ रेडिकल बन सकता है और एक यहाँ रेडिकल बन सकता है, ठीक है। अब जब यहाँ दो जगह रेडिकल बना तो Br एक यहाँ अटैक कर सकता है, एक बार यहाँ अटैच हो सकता है। तो हम दोनों अटैच करवा के देखते हैं। एक बार Br को हमने यहाँ अटैच करवा दिया, देखिए यहाँ अटैच करवा दिया तो रेडिकल यहाँ पे बना। एक बार हमने Br को यहाँ अटैक करवा दिया, देखिए तो यहाँ रेडिकल बना। अब आप देखिए इस दोनों में से ये जो रेडिकल है ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके पास 5 अल्फा एच है, तो दिस इज मोर स्टेबल। और ये रेडिकल दिस इज लेस स्टेबल बिकॉज दिस हैज़ ओनली 1 अल्फा एच। तो यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब आप क्या करिए, एक बार रेडिकल आपने बना लिया, वापस से आप HBr का अटैक करवा दीजिए। यहाँ से H क्या करेगा, वो इसके पास आ जाएगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे जो माइनर प्रोडक्ट बनना है उसको तो हम लिखेंगे ही नहीं। तो ध्यान से देखिए, जब आप कभी एल्कीन का, मान लेते हैं ये एल्कीन था आपके पास और यहाँ पे आप HBr और साथ में CCl4 लेते थे, आपको याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोकेटाइन बनता था। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अगर होता था तो हम करवाते थे और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते थे और मार्कोनिकॉफ रूल लगाते थे अगर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता था। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था कि मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये है आपके पास। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वो वहाँ जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, पर यहाँ देखिए नेगेटिव पार्ट वहाँ जा रहा है जहाँ मोर हाइड्रोजन है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, कब? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे थे पहले चेन इनिशिएशन रिएक्शन में कि HBr और HI आसानी से रिएक्ट करेगा। अब देखिए HI की बात करते हैं। HBr तो बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेगा। HI की अगर आप बात करते हैं तो HI जब टूटता है तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब HI आसानी से टूट जाता है HBr के कंपैरिजन में, और HI जब आसानी से टूट जाएगा तो H रेडिकल और I रेडिकल बनता रहेगा। और सिंस I रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि बड़े साइज पे एक बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये क्या होगा, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेगा और I रेडिकल आसानी से मेजरली रूप में वो बनाएगा। तो I रेडिकल अप्रोच नहीं करेगा एल्कीन पे, तो इसीलिए HI तो बाहर हो गया, HFHCl पहले ही बाहर था। तो ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ HBr परऑक्साइड के साथ ही वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देगा। HFHCl और HI क्यों नहीं देगा उसके बारे में हमने बात कर लिया। HFHCl तो पहले चेन इनिशिएशन में ही गायब, चेन प्रोपगेशन में HI गायब। अब चेन टर्मिनेशन देखिए, चेन टर्मिनेशन में हम यही करते हैं कि जितना भी फ्री रेडिकल बना है उन सब फ्री रेडिकल को हम कंज्यूम करवा लेते हैं। कैसे? दोनों आपस में रिएक्ट करवा करके कोई सा भी फ्री रेडिकल कोई सा भी बन सकता है, ठीक है। अब जो भी अभी हमने सीखा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में, उसको हम और समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए आपके पास एल्कीन है और एल्कीन पे पहला रिएजेंट ले रहे हैं HCl CCl4। तो आपको याद आ रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और सिंस कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो कार्बोकेटाइन जब यहाँ पे बनेगा तो हम क्या करेंगे, जो Cl निगेटिव है उसका यहाँ अटैक करवा करके आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज CH3 CH Cl और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। इतना आपको समझ में आता है। सिमिलरली जब HCl परऑक्साइड है, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, FRAR का मैकेनिज्म जो अभी आपने सीखा है वो आप
तभी यूज करिएगा जब आप एरो पे सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड आप देखिएगा। पेरोक्साइड क्या हो सकता है, ROOR या बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। बेंजोइल पेरोक्साइड में आपको ऐसे लिख के देगा C6H5 CO होल ट्वाइस और O2, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, तो इस कंडीशन में ही हम FR लगाएंगे HBr के साथ में पेरोक्साइड। पर देखिए HCl है तो अभी हम नॉर्मल EAR फॉलो करवाएंगे, कार्बोकेटाइन पे क्लोरीन अटैच करवाएंगे तो आपके पास सेम प्रोडक्ट बन जाएगा और यहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आप देखिए HBr यहां पे आपको दिख गया। जैसे ही आपको यहां HBr और पेरोक्साइड दिख गया, अब आप क्या करिएगा, सिंपल सा एक ट्रिक फॉलो करिएगा। आप क्या करिए, इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके आप दोनों जगह फ्री रेडिकल बना लीजिए। बना लिया। अब देखिए HBr पेरोक्साइड आपको क्या देगा, Br रेडिकल। अभी हम पढ़ के आए। अब अगर ये Br रेडिकल यहां पे अटैच होता है तो यहां पे बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब भी आप Br रेडिकल को आप ऐसे अटैच करवाइए कि बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। तो देखिए बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो आप Br को यहां अटैच करवा दीजिए। तो आपके पास पहले स्टेप में क्या बनेगा, CH3 CH यहां फ्री रेडिकल और CH2Br बन गया। अब आप क्या करिए, यहां पे वापस से HBr का अटैक करवा दीजिए और H यहां पे डाल दीजिए HBr से। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। बस ऐसा ही करना है आपको कि आप Br रेडिकल को ऐसे उस रेडिकल पे अटैच करवाइएगा कि बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास यहां पे एल्कीन है और एक तो रिएजेंट है HBr, यहां CCl4 हो सकता है, और एक है HBr के साथ पेरोक्साइड। अब आप क्या करिएगा, जब यहां पे HBr के साथ CCl4 है तो नॉर्मल EAR लगेगा। नॉर्मल EAR में क्या करिएगा, पहले आप इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़िएगा, कार्बोकेटाइन बनाइएगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। तो देखिए Br हमने जोड़ दिया कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बाद, यानी EAR फॉलो हो रहा है। अब जैसे ही आपको HBr पेरोक्साइड दिखे तो आप Br रेडिकल बनाइए, इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके दोनों जगह रेडिकल बनाइए और आप इस Br रेडिकल को वहां अटैच करिएगा कि बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। तो देखिए अगर आप इस Br रेडिकल को यहां अटैच करवाइएगा तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो Br को आप यहां अटैच करवा दिए, बिल्कुल सही साहब, आप यहां पे अटैच करवा दिए। अब इस रेडिकल पे आप HBr का अटैक करवाइए, हाइड्रोजन यहां रिप्लेस करिए, CH2 आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, आपके पास देखिए HBr के साथ बेंजोइल पेरोक्साइड दिख गया। हाँ, यही तो कंडीशन अभी मैंने आपको बताया था। तो यहां से Br रेडिकल बनाइए और इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके यहां रेडिकल बनाइए। अब इस Br रेडिकल को वहां अटैच करेंगे कि बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। तो Br को अगर हम यहां लगाते हैं तो ये रेडिकल PH के साथ में रेजोनेंस करेगा, तो यानी Br को यहां लगा दिए। देखिए Br यहां लग गया, फिर हम HBr का अटैक करवाएंगे, यहां CH2 बना देंगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एल्कीन है और देखिए HBr के साथ पेरोक्साइड, तो यहां से क्या मिलेगा, Br रेडिकल। इस पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ रेडिकल बनाइए और इस Br रेडिकल को वहां अटैच करेंगे कि बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। तो अगर आप Br रेडिकल को यहां अटैच करवाते हैं तो ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आप HBr का अटैक करवा के यहां हाइड्रोजन लगा दीजिए, Br तो पहले यहां लगा चुके। अच्छा देखिए, HBr के साथ में अगर पेरोक्साइड हो तो आप फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यूज करेंगे और अभी जो मैकेनिज्म मैंने बताया वो आप फॉलो करेंगे। लेकिन एक और केस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, ऑल्दो वो हमारे सिलेबस में नहीं है पर उसको पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं वो रिएक्शन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पर लेस इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए ऐसे कि इसके अलावा एक और केस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो सकता है। वो कौन सा केस है सुनिए। एल्कीन पे आपको क्लोरोफॉर्म और पेरोक्साइड दे दे, क्या दे दे, एल्कीन पे क्लोरोफॉर्म और पेरोक्साइड दे दे। क्लोरोफॉर्म में पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, क्लोरोफॉर्म में पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट होता है, HCl के साथ नहीं होता है।
HCl के साथ तो EAR होगा, HCl परऑक्साइड के साथ तो EAR होगा, EAR होगा। पर क्लोरोफॉर्म और परऑक्साइड दे दे तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिखिए, H रेडिकल को बाहर और CCl3 रेडिकल को ऐसे लिखिए। फिर ये रेडिकल को आप यहाँ पे जोड़िएगा और फिर आप क्या करिएगा, H को यहाँ जोड़िएगा तो आपके पास देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। ये भी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, इसीलिए यहाँ पे भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। तो ये दो केस याद रखिएगा, ऑल्दो ये केस जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एल्काइन में FR-AR कैसे करवा सकते हैं। तो सुनिए, ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है एल्काइन में। अगर हम HCl CCl4 में एक्सेस में लेते हैं तो आपको पता है क्या करना है, इस दो पाई बॉन्ड को तोड़ना है और एक ही कार्बन पे क्लोरीन अटैच कर देना है, यानी जेमिनल प्रोडक्ट बनेगा। एक ही कार्बन पे दो हैलोजन, उसको जेमिनल बुलाते हैं। सिमिलरली HBr एक्सेस में है तो एक ही कार्बन पे दो बार Br लगेगा, ये भी जेमिनल है। लेकिन अगर आप HBr परऑक्साइड ले लेते हैं एक्सेस में, तब देखिए आपको क्या करना है। एल्काइन पे ये रिएजेंट आपको दिख गया, एल्काइन पे ये रिएजेंट दिख गया तो आप एल्काइन को VIP मानिएगा। क्या मानिएगा? VIP मानिएगा। मतलब एल्काइन पे परऑक्साइड है तो विसनल प्रोडक्ट बनेगा। VIP का मतलब एल्काइन पे परऑक्साइड है HBr के साथ में तो विसनल प्रोडक्ट बनेगा। विसनल मतलब दो अलग अलग कार्बन पे ब्रोमीन, तो विसनल डाइब्रोमाइड बनेगा। ऐसे जेमिनल डाइब्रोमाइड बनता था EAR के साथ में, लेकिन HBr के साथ में परऑक्साइड दिख गया एल्काइन पे, उसको VIP मानेंगे। VIP बोले तो P फॉर परऑक्साइड और VI मतलब विसनल ब्रोमाइड बनेगा, नहीं तो जेमिनल बनेगा इन एल्काइन ओनली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बस सिंपल सा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल में कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए, जब भी हम न्यूक्लियोफाइल का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव और एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, और आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्टेट रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियोफाइल में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि पूरे न्यूक्लियोफाइल के केमिस्ट्री में हम ये 3 रिएक्शन पढ़ के न्यूक्लियोफाइल का केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, वो सब इस तीनों में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट का इंट्रोडक्शन देंगे जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आइए पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो सुनिए, हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनिक के दादाजी। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इसमें एक ऑर्गेनिक ग्रुप भी होगा और इसमें एक मेटल भी होगा। कैसे? देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या तो RMgX होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ARMgX। AR मतलब एरोमेटिक, एराइल ग्रुप, और RMgX। अब ध्यान से देखिए, जो Mg मेटल है और X क्या है? हैलोजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, Mg और X के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। जो यहाँ पे बात करेंगे वो ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। और RMg और ARMg के बीच में जो बॉन्ड होता है, क्योंकि देखिए मेटल है तो मेटल पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव और R पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो ये दोनों है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही है। ये दोनों क्या करता है, यहाँ से आपको R नेगेटिव हमेशा मिलेगा और यहाँ से आपको AR नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि R नेगेटिव जो है, ये R नेगेटिव
एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है और ये एज ए बेस भी काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम खुले में छोड़ दिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो खुले में तो वाटर होता है और वाटर से H+ आएगा, और अभी हमने बोला है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह भी काम करता है, तो एसिड बेस रिएक्शन, फास्टेस्ट रिएक्शन, इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ईथर में, ड्राई ईथर में स्टोर करते हैं, ड्राई ईथर में स्टोर करते हैं। कैसे? देखिए, ये है RMgX, यहां लेते हैं ETOET और यहां लेते हैं ETOET, यानी डाई इथाइल ईथर। तो यहां पे देखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ड्राई ईथर में स्टेबल होता है, तो इसको स्टोर भी करते हैं ड्राई ईथर में, ठीक है। इतना समझ में आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। अब सुनिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को बनाते कैसे हैं। तो हम क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम ड्राई ईथर में। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ पे इस बॉन्ड के बीच में आता है, तो यहाँ से बनता है RMgX, तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिमिलरली हम लेते हैं PHX और सिमिलरली मैग्नीशियम ड्राई ईथर लेते हैं, ये मैग्नीशियम बीच में आता है तो PHMgX बनता है, तो बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियोफाइल का जो भी केमिस्ट्री है उसको हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए इन सब को एक बार देखते हैं। तो पहले हम देखने जा रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, तो सुनिए, अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर में H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसका रिएक्शन करवाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सोर्स ऑफ R नेगेटिव, तो ये R नेगेटिव और H+ यहां से मिल जाएगा आपको एल्केन। तो एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। तो ये इंट्रोडक्शन है, अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक NAR के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ओवरव्यू समझने के लिए आप लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसका रिएक्शन करवाइए आप R नेगेटिव MgX। यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, R नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा CH3 CO नेगेटिव, यहाँ R और यहाँ H। अब ध्यान से सुनिए, जब भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन क्या करता है, वापस से बॉन्ड बनाना चाहता है, और अगर वापस से बॉन्ड बनाना चाहेगा तो कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो क्या करता है, ये कार्बन या तो H या R या CH3 को बाहर निकालना चाहता है एज ए लिविंग ग्रुप। लेकिन ध्यान रखिएगा, R और H जो होता है, दिस इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये जो नेगेटिव है वो वापस बॉन्ड बनाना तो चाहता है, पर ये तीनों में से कोई निकलना नहीं चाहता है। अगर नहीं निकलेगा, आप डबल बॉन्ड बना दीजिएगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा, 2 2 4 5, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, वाटर लेके आते हैं। वाटर से H+ जो है वो यहाँ पे इसके साथ जुड़ता है और आपके पास बन जाता है CH3 COH H और R, तो आपके पास अल्कोहल बन जाता है। इतना समझ में आया आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। और R और H जो है, इट इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। बॉन्ड बनाना तो चाह रहा है नेगेटिव चार्ज, पर कोई निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम इसलिए वाटर लेके आए। लेकिन अगर आप बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR के बारे में, सुनिए NSR कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और इस पे आप लेके आए R नेगेटिव MgX।
अगेन वापस से ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये R नेगेटिव यहाँ आएगा। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ से R जुड़ गया और यहाँ से Cl। वापस से ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाना चाहेगा ऑक्सीजन, तो किसी को तो निकालना पड़ेगा। इस समय R तो नहीं निकलेगा, CH3 भी नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, ये इधर वापस से नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O R, यानी कि कीटोन बन गया। तो ऐसे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन सब का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास से।